Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn as well as on Career Will App also. क्योंकि ये जो बैच है आपका इसकी पहली क्लास इवन 2 क्लासेस डेमो के रूप में लेट्स लर्न यूट्यूब पर भी जाएंगी और करियर विल ऐप पर भी जाएंगी, जहां ये बैच एक्चुअली में अगले 4 से 5 महीने 6 महीने तक भी चलेगा। बड़ा बैच है, शायद पेडागोजी हम पहली बार उतने डीप में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कोर्स का पूरे सिलेबस क्या रहेगा। अगर आप पूरे देश भर में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल का है, टीजीटी लेवल का है, इवन पीजीटी लेवल का है, जहां पेडागोजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी पेडागोजी हम इन जनरल कह देते हैं, वैसे सिर्फ पेडागोजी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। भाई इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, मनोविज्ञान भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाल विकास भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक्स जिसको हम पेडागोजी कहते हैं कि आप पढ़ाएंगे कैसे, वो भी है। तो ये सारी ही चीजें, इसमें सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और आज पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और ये पहला चैप्टर क्या होगा, पहला चैप्टर होगा मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं मनोविज्ञान में। यानी आपने देखा होगा ज्यादातर एग्जाम्स में, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो दिल्ली का एग्जाम हो, केंद्रीय विद्यालय हो, है ना, या रीट हो, आप अगर देखते हैं सीटेट से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होता है ना, साइको एनालिसिस क्या है, इस तरीके की बहुत सारे मेथड्स पे बात होती है। तो उन मेथड्स को समझेंगे। ठीक, ये बेसिकली हम कह सकते हैं जो सीटेट में पढ़ा है वो बिल्कुल बेस है, इंपॉर्टेंट है, बट वो ट्रेलर है, पिक्चर यहाँ से शुरू होती है। तो जिन लोगों ने भी सीटेट क्लियर कर लिया है या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैच बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज पहली क्लास है और ऐसे मैं खुशी, मेरी एक्साइटमेंट जो है, बहुत टाइम के बाद, जैसे बुक आती है ना, जब बुक के लिए एक्साइटमेंट होती है, वैसी एक्साइटमेंट हो रही है आज बहुत दिन बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी स्पेशल बैच क्लास है, इसकी पहली है। जिन लोगों को अभी तक भी ना मिल पाया हो, ज्वाइन ना कर पाए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है नीचे, उसको चेक कर लेना लिंक, क्योंकि मुझे अभी भी कॉल्स आ रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि कैसे ले पाना है या जो भी है ना। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। आज से ये बैच शुरू होता है आपका 3 बजे से 4:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होंगी। ये मान के चलिए आप जैसे ऑफलाइन में ही बैठे हुए हैं, है ना। नोट्स प्रॉपर बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे इस बार, क्योंकि कई लोग परेशान ही रहते हैं पूरे टाइम, उनको कितना भी बाइलिंगुअल समझा लो तो नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अलग मिल जाएंगे। इसके अलावा हर एक हफ्ते में यानी 5 दिन हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं, अगर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक दिन हम, मतलब 5 में से एक दिन हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस शीट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से काम करेंगे। बेसिकली ये मेरा वे होगा, आपको जस्ट अगर आप इसको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर लें तो पेपर नहीं रुकेगा, चाहे वो 100 नंबर की पेडागोजी डीट प्लस बी में हो, चाहे वो 40 नंबर की केवीएस टीजीटी में हो, 30 नंबर की आपकी यूपीटेट रीट वगैरह में हो, चाहे वो आपका फिर 20 नंबर केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी पीआरटी और पीजीटी में हो, है ना। सीटेट तो ऑब्वियसली फिर बच्चा बन जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है। डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर। अगर मैं बात करूं सिलेबस डिस्कशन की, तो ये कुछ 9 यूनिट्स रहने वाले हैं। होपफुली आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। ये कुछ 9 यूनिट्स में मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया, क्योंकि आप कोई भी एक किताब लेते हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता, स्पेशली टीचिंग एग्जाम का। या तो आप अगर कुछ जैसे किताबें हैं अरुण कुमार सिंह या बहुत सारी किताबें हैं, कुछ ना कुछ सेक्शन हमें लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया पेपर में, तो कोशिश रहेगी कि जो भी है सबको एक साथ लेकर के चला जाए। पहली यूनिट रहेगी साइकोलॉजी की, जिसमें ये 3 टॉपिक हम आज ही कर रहे होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान को आज ही करेंगे, क्या है ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के या शैक्षिक मनोविज्ञान के तकनीकें क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। ठीक, दूसरी इसमें यूनिट रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट की यानी बाल विकास की, यानी बाल विकास क्या है, बच्चे का विकास, उसका सोशल इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कुछ थियोरीज, स्टेजेस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये आपकी यूनिट 3 रहेगी। इसमें मोटिवेशन तो है ही, लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी थियोरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब होंगे। बड़े सेशंस रहेंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एक ही सेशन डेली का 1 से 1.5 घंटे की क्लास है। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा हर एक चीज को। ठीक, और क्योंकि लर्निंग ग्रेजुअल है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन पहले पढ़ के चले जाएं सब कुछ। नोट्स इकट्ठे मत कीजिएगा, मैं तो वैसे थोड़े से अगेंस्ट ही रहती हूँ बहुत ज्यादा नोट्स देने के, बट फिर भी ठीक है, आपको दिए जाएंगे। नहीं तो क्लास में जो बताया गया है उसको अच्छे से अगर आपने 4 बार रिवाइज कर लिया लिख के अपने हाथ से, तो भूल नहीं सकते हैं। पीडीएफ इकट्ठी करने के चक्कर में मत पड़िएगा। यूनिट 4 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें हम पर्सनैलिटी के चैप्टर को कर रहे होंगे और इंटेलिजेंस को भी हम करेंगे, यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस के टेस्ट, पर्सनैलिटी के टेस्ट,
इन सब पे बात करेंगे डिटेल में। जल्दीबाजी कुछ करेंगे नहीं, ये बैच 5 महीने भी चल सकता है, ये 6 भी चल सकता है और 4 में भी खत्म हो सकता है। 4 की संभावना वैसे बहुत कम है क्योंकि मैं प्रॉपर चलूंगी डिटेल में। पेडागोजी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसमें एनसीएफ है, आरटीई है, आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जितनी भी चीजें पढ़ाने से रिलेटेड है, माइक्रो टीचिंग है, ये सारी चीजें यहाँ आएंगी पेडागोजी वाली यूनिट में। 5वीं यूनिट इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें अलग अलग तरह के बच्चों पे हम बात करेंगे, गिफ्टेड कौन है, डाइवर्स लर्नर्स कौन से होते हैं, एडजस्टमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सब पे बात करेंगे। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, थोड़ा सा बात करेंगे कौन सा कमीशन आया, कोठारी कमीशन क्या कहता है, हंटर कमीशन क्या कहता है, एजुकेशन के बारे में क्या क्या बात हुई है, इस पे बात करेंगे। ये लास्ट 3 यूनिट्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा में ऐड की हैं। ज्यादा सभी एग्जाम्स में तो ये नहीं आती हैं, बट कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहां कुछ भी पूछ लेता है तो वहां हेल्पफुल है ये। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, यानी ये मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो चैप्टर है वो इंग्लिश में है, हिंदी को भरपूर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है दार्शनिक व्यू, जिसमें हम आइडियलिज्म वगैरह इन चारों इज्म को भी डिस्कस करेंगे कम से कम। स्कूल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, और इसी में हम ऐड कर देंगे लास्ट में लाइफ स्किल का टॉपिक भी। तो ये कुछ यूनिट्स रहने वाली हैं, ये यूनिट हैं, चैप्टर नहीं है। इनमें चैप्टर तो मुझे लगता है 100-150 घंटे से ऊपर का बैच बनेगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। अगर मैं बात करूं, ये यूनिट्स थी। यूनिट 1 है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, ये 3 टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बात, बिल्कुल क्लियर है बात। डेवलपमेंट पे तो कल से आएंगे, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, मेथड्स क्या हैं इसके, और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कल के लिए छोड़ेंगे क्योंकि इतना ही डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बात। इससे पहले मैं फिर भी आपको एक डिटेल्ड व्यू दे देती हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है, इस पे बात करेंगे अभी। उसके बाद कुछ कुछ चीजें समझेंगे बहुत अच्छे से। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, नहीं तो आप पूरे टाइम ये परेशान रहेंगे कि अब क्या करने वाले हैं, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। ये बिल्कुल करियर विल ऐप पर है ये बैच, जो एक कंप्लीट बैच है। अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कुछ 9 यूनिट्स हैं सिलेबस की। अब इन यूनिट्स में अंदर क्या क्या है, पहली यूनिट में आप देख ही चुके हैं। सेकेंड यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल्स एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, दुनिया भर के इसमें टॉपिक्स हैं और भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ये मेन टॉपिक्स हैं, जॉन बॉल्बी की थियोरी अटैचमेंट की, ये सब पहली यूनिट के सेकंड यूनिट के टॉपिक हैं। थर्ड यूनिट में आप देख रहे हैं लर्निंग और मोटिवेशन, ये कुछ सब टॉपिक्स होंगे और भी इसमें बहुत सारी थियोरीज में ऐड कराऊंगी। ये तो मैंने 4-5 थियोरी ही यहाँ लिखी हुई हैं, है ना। टॉलमैन की साइन लर्निंग से लेके और हल के ड्राइव रिडक्शन तक बहुत सारी चीजें करेंगे। फिर है जो भी इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे तो मनोविज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, बट ये फिर भी काफी हद तक डीप जाएंगे। ये सारी थियोरीज हैं। ये एक यूनिट यहाँ खत्म हुई है, फिर फोर्थ यूनिट शुरू हो जाती है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि क्या है, इन सब पे बात होगी। डाइवर्स लर्नर्स यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को, प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इतने टॉपिक मिनिमम हैं, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। साथ में प्रैक्टिस हर एक टॉपिक की, हर एक यूनिट की होगी, है ना। जहां जिस यूनिट में जिस चैप्टर में क्वेश्चंस कम है वो मैं चैप्टर के साथ ही डिस्कस कर लूंगी। जहां जिस यूनिट के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है, उनकी वर्कशीट मिल जाएगी, तो हफ्ते में हम एक दिन डिस्कशन कर लिया करेंगे। ठीक है बात। पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपकी मेन यूनिट्स हैं। ऊपर की 7, 8 और 9 यूनिट हम देख ही चुके हैं। ठीक है बात। चलें फिर आज के चैप्टर को स्टार्ट करें, कुछ सीख लें, है ना, कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, ऑलरेडी जो थियरीज पढ़ी हुई हैं उनको एक बार देखिए। देखिए आते हैं। बिल्कुल। ये तो अब पूछना ही बेकार है, इतना जब मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि रीड के लिए होगा कि नहीं और किसी और चीज के लिए होगा कि नहीं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ऐसे दिल्ली में गर्मी आ चुकी है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, है ना। चलो आते हैं वापस से। देखो अब शांति से समझेंगे, ये एक्स्ट्रा बातों की वजह से ही सेपरेट बैच है ये, जो ये इतनी बातें हम करते हैं कई बार। ठीक, चलिए। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान है क्या भाई। मनोविज्ञान जैसा अगर हम सिर्फ नाम से आइडिया लगाएं तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है ना, ऐसे कह सकते हैं अगर लिटरल मीनिंग देखें, इटिमोलॉजी शाब्दिक अर्थ देखने लग जाएं तो। लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें भी हैं जिन पे अभी बात करेंगे।
मनोविज्ञान है क्या, तो इसकी अगर हम प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन देखें, एक औपचारिक परिभाषा देखें, तो कहा जा सकता है मनोविज्ञान एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जहां पर मेंटल एक्टिविटीज को या मेंटल प्रोसेसेस को, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन यहां होगा। सॉरी, व्यक्ति के अनुभवों का अध्ययन यहां होगा, और व्यवहार कैसे करता है वो, इसका अध्ययन यहां होगा, है ना। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट पीपल। मतलब हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक, नोट्स मिल जाएंगे हिंदी में, दुखी मत हो ना अभी से नोट्स के लिए, पहले समझ लो, चैप्टर समझना जरूरी है। नोट्स लेके नहीं जाओगे पेपर में, दिमाग में जो समझा है वही लेके जाओगे ना। देखो, जो मनोविज्ञान है वो एक ऐसा विज्ञान है जहां पर मेंटल प्रोसेसेस यानी मानसिक प्रक्रियाएं, एक व्यक्ति की मेंटली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में भी मेंटल प्रोसेसेस में भी दो चीजें हैं, माइंड और ब्रेन, हम दो अलग चीजें कह देते हैं, उस पर भी बात करेंगे। व्यक्ति के अनुभव जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, भाई आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया वो आपका व्यक्तिगत है या सब्जेक्टिव है, वो अलग है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो सबका एक जैसा नहीं हो सकता। तो लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनकी मानसिक प्रक्रियाएं और उनके व्यवहार को अलग अलग स्थिति में, अलग अलग संदर्भ में स्टडी किया जाता है, ताकि हम एग्जैक्टली पता कर पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या व्यक्ति का व्यवहार है, कैसे उसको आगे ले जाया जा सकता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं और उसका विकास और अच्छे से करवा सकते हैं या कर सकते हैं या हो सकता है। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तीन चीजें यहां से निकल करके आई कि मनोविज्ञान क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जहां स्टडी होती है, जहां अध्ययन होता है किन चीजों का, मेंटल प्रोसेसेस यानी मानसिक क्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाओं का, एक व्यक्ति के अनुभव का यानी जो एक्सपीरियंसेस उसने लिए हैं जीवन में, उन पे बात हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज है बिहेवियर्स यानी व्यक्ति के व्यवहार। ठीक, व्यवहार के ऊपर बात होती है। तो ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं जिसमें बात हो रही है। ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, बट मेनली अगर हम यहाँ देखें तो इनको हम कह सकते हैं। अब ये मेंटल प्रोसेसेस चलती कहाँ हैं, हम कह सकते हैं एक चीज है माइंड, है ना, हम कहते हैं ना माइंड, और दूसरी चीज है ब्रेन। ब्रेन वो हिस्सा है जो बेसिकली, ब्रेन ये खोपड़ी हमारी, सेफेल जिसको हम कह रहे हैं, है ना। ब्रेन क्या है, एक हार्डवेयर के जैसा है या एक ऐसी चीज है जो फिजिकली प्रेजेंट है ना, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी प्रॉपर, आजकल तो एमआरआई से लेकर के क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये हुआ ब्रेन। माइंड एक ऐसी चीज है जो एकदम से टच नहीं कर सकते आप, लेकिन कहीं एग्जिस्ट करता है, बिना ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता माइंड, बट माइंड की अपनी एक एग्जिस्टेंस है ना, अपनी उसकी एक पहचान है जिसमें ये मेंटल प्रोसेसेस चल रही हैं। ठीक, तो माइंड को हम कह सकते हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ है जो ब्रेन, जो कि अपने आप में एक, आप उसको हार्डवेयर कह लीजिए या एक स्ट्रक्चर कह लीजिए, एक फिजिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, एक शारीरिक संरचना है। ठीक है बात, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये मानसिक प्रक्रियाएं कहाँ चल रही हैं, हमारे ब्रेन में, माइंड में चल रही हैं। ठीक, एक्सपीरियंसेस, व्यक्ति के जो अनुभव हैं वो अनुभव करेगा कुछ चीजें अपने अंदर, सब्जेक्टिव होगा अनुभव, है ना। अनुभव कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, ऑब्जेक्टिव वो चीज जो सबके लिए एक जैसी हो। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जो सन है वो पूर्व से उगता है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बात है, ऑब्जेक्टिव हुई। लेकिन यहाँ अनुभव जो होंगे साइकोलॉजी में वो सब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के अनुभव एक ही चीज को लेकर के, दो लोग एक सिचुएशन में हैं, दो लोग अलग तरीके से उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक, तो वो जो सब्जेक्टिविटी है उसकी बात यहाँ की जाती है साइकोलॉजी में। फिर है बिहेवियर्स यानी व्यवहार। अब व्यवहार भी दो तरह के हो सकते हैं, ओवर्ट यानी बाहरी व्यवहार जो आपको दिख पाए, जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ, एक होता है कोवर्ट बिहेवियर यानी छिपा हुआ, आपके अंदर सेंसरी क्या चीजें चल रही हैं, वो कोवर्ट बिहेवियर है, उसको डायरेक्टली कोई नहीं देख पाता, बट है वो भी व्यवहार। ठीक, भाई आप कोई गेम खेल रहे हो, वो जो दिमाग में प्लानिंग चल रही है वो कोवर्ट बिहेवियर हो गई एक तरह से। क्लियर हो गई ये बात, समझने में कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख यहां तक? ठीक, अब एक कुछ दो वर्ड हैं जो बहुत प्रयोग होते हैं आपकी पूरे मनोविज्ञान में, शैक्षिक मनोविज्ञान में, जहां तहां लगभग हर थियोरी में देखने को मिल जाते हैं, है ना, जहां तहां लगभग हर थियोरी में देखने को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा बातों पे ध्यान मत दो, चैप्टर समझ लो, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, है ना। एक चैप्टर तो क्लियर होगा कम से कम, समझ पा रहे हो या नहीं? नहीं, यूट्यूब पर सिर्फ 2 से 3 क्लासेस इसकी होंगी, 2 ही क्लासेस होंगी इवन। ठीक, ताकि आप देख पाएं कि चल क्या रहा है वहां। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक एवं अनुक्रिया। स्टिमुलस हम जानते हैं, उद्दीपक को कहेंगे। उद्दीपक है क्या,
उद्दीपक है क्या? हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ते रहते हैं, एसआर थियोरी पढ़ते रहते हैं, आरएस कंडीशनिंग पढ़ते रहते हैं, बट उद्दीपक क्या है? उद्दीपक कोई भी एक सिचुएशन में आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक इवेंट हो सकता है। मतलब ये कोई भी एक वस्तु भी हो सकती है। भाई जैसे पेवलव के कुत्ते के लिए क्या था? वो जो खाना है, अगर खाना आपके सामने आ जाए, यहाँ गोलगप्पे रख दिए जाए सामने आपके, क्या होगा? स्टिमुलस हो गया। अब आपको रिस्पॉन्ड करने पे बाधित करेगा, अब आपकी प्रतिक्रिया ये लेगा ही लेगा। ठीक है। दूसरी चीज हो सकती है एक इवेंट। आपने कोई मूवी देखी या कोई घटना घट गई जीवन में, एकदम से आपको रोना आ गया, क्या है? इवेंट है। इवेंट ने, जो कि स्टिमुलस था, उद्दीपक था, आपको बाधित किया रिस्पॉन्ड करने पे, प्रतिक्रिया देने पे। तो स्टिमुलस से प्रतिक्रिया आती ही आती है, ये बात है बिल्कुल ठीक। अब ये जो प्रतिक्रिया है, ये सेंसरी एक्टिविटी हो सकती है, आपके सेंसेस में कुछ बदलाव, या आप सेंसरी जो आपके सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके लेवल पे कुछ फील कर सकते हैं, या फिर आप बिहेवियर बाहर ओवर्ट बिहेवियर कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं। स्टिमुलस जरूरी नहीं है कि बाहर ही हो, कई बार इंटरनल भी होते हैं और हमारी सेंसरी एक्टिविटी होती है उसको देख करके, ना कि बाहरी व्यवहार। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो सेंसरी भी हो सकता है। ठीक है बात? बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। भाई जो व्यवहार है, जो रिस्पॉन्स है, वो भी इंटरनल हो सकता है। कई बार आप अंदर भी तो दे सकते हैं ना रिस्पॉन्स, और जो स्टिमुलस है वो भी इंटरनल हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जरूरी नहीं है ना कि बाहर ही स्टिमुलस प्रेजेंट हो। ठीक। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। स्टिमुलस की अगर हम बात करें, कई होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल कैसे हो सकते हैं? भाई खाना है, उसको देख करके मुंह में पानी आना ही है यदि आप भूखे हैं तो, ये नेचुरल स्टिमुलस है जिससे एक रिस्पॉन्स आया। कई बार साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में स्टिमुलस को आर्टिफिशियल भी बना दिया जाता है ना। इंटरनल रिस्पॉन्स को आप फील करेंगे ना, जरूरी नहीं है उसको आप रीड कर पाए। जो इंटरनल रिस्पॉन्स है या सेंसरी एक्टिविटी कहेंगे उसको जरूरी नहीं है आप देख ही पाए। ठीक है, उसको फील कर सकते हो, या सामने वाले के अनुभव से साक्षात्कार लेकर के, या जो भी डिस्कशन करके उससे पता कर सकते हो। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दो। ठीक है बात क्लियर? कोई कह रहा है, और प्रॉपर मतलब देखो इनकी भाषा देखो, ये यूट्यूब के साथ कई बार समस्या हो जाती है कि आप सीरियस टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, किसी का कुछ और ही चल रहा है कि मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख करके टेंशन में हूँ। ये लाइव यहाँ नहीं है, ये इससे डबल ट्रिपल तो लोग बैच में एडमिशन ले चुके हैं। इतने दुखी क्यों होते हो यार? मैं इस रेस में कभी भी नहीं थी, मैं खुश ही रहती हूँ, है ना। कौन सी दुनिया में जीते हो? देखो एक बार दीपक की बात हुई और अनुक्रिया की बात हुई, यानी उद्दीपक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। भाई खाना हो सकता है, कोई और चीज हो सकता है किसी को फोन बहुत पसंद हो, अब पेपर में फोन देखा भाग गए उठ करके, है ना। कोई इवेंट हो सकता है जो स्टिमुलेट करे आपके अंदर के दुख सुख, या कोई भी एक तरह का रिस्पॉन्स आए उस इवेंट से। ठीक, आप मूवी देख के रोने लग गए, क्या है ये? रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को देख करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये साइकोलॉजी की बात, ये दो शब्द थे जिनको समझना जरूरी था, जो आगे काम आएंगे लर्निंग के चैप्टर में, है ना। साइकोलॉजी कैसे बना, इसकी इटिमोलॉजी क्या है, इसकी इटिमोलॉजी क्या है साइकोलॉजी की, ये सीखेंगे। इटिमोलॉजी क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है इसका। शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। ये 4-5 महीने आपको देने पड़ेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ जॉब वाली बात है, सिर्फ सीटेट क्रैक करने वाली बात नहीं है कि आप 4 दिन पहले आएंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा यहाँ, है ना। यही अपने आप में बड़ी बात है। रिकॉर्डेड रहेंगी ये वीडियोस, 1 साल तक रहेंगी, वैलिडिटी जो है इस बैच की वो 1 साल तक है। अब साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक, अभी मैं कुछ देर में कमेंट्स लूंगी, करियर विल पे भी जो कमेंट्स चल रहे हैं अभी देखूंगी, 2 मिनट रुक जाओ, शांति रखो। हाँ बिल्कुल, केवीएस से लेके सभी जगह पे हेल्पफुल है। थैंक यू हेमंत कुमार। देखो साइकी का मतलब है यहाँ मन या आत्मा से, इनिशियली जो मतलब था वो आत्मा था। कुछ टाइम के बाद मन हुआ, इस पे स्टडी कल करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक टॉपिक है, उसमें आपको क्लियरली पता लगेगा कैसे आत्मा के अध्ययन से मन पे आए, फिर व्यवहार पर आगे, धीरे धीरे चेतना से होते हुए। ठीक, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, साइकोलॉजी जो है एक
ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द कहेंगे इसको हम, ठीक, यूनानी शब्द कहेंगे, ठीक। तो साइकी का मतलब हुआ आत्मा, सोल, ये आप याद रख सकते हो अगर अभी मन को याद नहीं भी रखना तो, सोल। और लोगोस का मतलब हुआ स्टडी या फिर साइंस, यानी अध्ययन या फिर विज्ञान। तो किसका अध्ययन या किसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाया, इटमोलॉजिकली, शाब्दिक अर्थ से। देखो 4 ऑप्शन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी का मीनिंग, साइकोलॉजी में साइकी का मीनिंग कई बार इस तरीके से भी पूछ लेगा, या साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑप्शन में होगा माइंड, है ना। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पे ना सोल है ना कुछ और है, टेढ़े मेढ़े से ऑप्शन है, ठीक। ऑल ऑफ दी अबव नहीं लगाएंगे उस केस में, सिंपल है, हमें पता है माइंड का भी है, अगर सोल होता तो बेस्ट होता ऑप्शन में, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ऐसा बिल्कुल माना जाएगा इनिशियल फेज में। इसने अपना अर्थ बदला है समय के साथ। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, सिंपल बिहेवियर की साइंस है, ये व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी है आज की डेट में। इस पे बात चर्चा करेंगे प्रॉपर कल कि कैसे कैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बदलते हुए आए, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई समस्या परेशानी? चेतना होती है कॉन्शियसनेस, है ना। हम ह्यूमंस अलग है ना जानवर से, हमारी कॉन्शियसनेस अलग लेवल की है, समझ पा रहे हो बात को? चलिए फिर, बहुत बढ़िया। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, वो नोट्स की फॉर्म में मिलेगा, सेम पीपीटी का पीडीएफ नहीं मिलेगा इस बार, नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा, या दे देंगे कभी, अगर वो वाले नोट्स नहीं हुए तो ये वाला दे देंगे। iOS पर अवेलेबल नहीं है ये करियर विल ऐप। 1 मिनट में कमेंट्स देख लूं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है एक, क्या है, ग्रीक वर्ड है। और अगर हम बात करें साइकोलॉजी की शुरुआत किस फॉर्म में हुई, तो हम कहेंगे ये फिलॉसफी से जुड़ा हुआ था पहले। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। आपने बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों का नाम सुना होगा, बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों का नाम सुना होगा, चाहे वो डेकार्टे हों, चाहे वो एरिस्टोटल हों, प्लेटो हों, रूसो हों, बहुत सारे दर्शन शास्त्री या फिलोसोफर्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, फिलॉसफी से ही ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो निकली हैं, तो हम कह सकते हैं फिलॉसफी का हिस्सा था मनोविज्ञान पहले। तो इसकी अगर जन्म की बात हो या कहां से इसकी शुरुआत हो रही थी, तो पहले ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, फिर बाद में इसको एक साइंस के रूप में अपनाया गया, या इस पे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए विल्हेम वुंट के टाइम पे। तो प्रॉपर इसमें फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसको एक साइंस हम कह सकते हैं आज की डेट में, है ना। खैर आगे बढ़ेंगे। फ्यू डेफिनेट, कोई कह रहा है आज शर्ट आयरन है, हाँ बिल्कुल, ये अपने आप हो गई है, मैंने उस दिन से 2-3 बार ही पहनी है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ना। देखो एक बार 1 मिनट रुको, मैं कमेंट्स देख लेती हूँ, करियर विल के ऐप को कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, 1 मिनट रुको। रात को 9:30 हम डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अब से 5 महीने तक का खेल है, अभी दिल्ली में भी वैकेंसी का सुना जा रहा है, 5 महीने तक का खेल है। जो लोग 5 महीने अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ लेंगे ना, जो 5 महीने अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ लेंगे, उनका गेम बदल जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आने पे तैयारी नहीं होती, वैकेंसी आने पे तैयारी नहीं होती इस केस में, ठीक है। बात क्या हो गया इसको, 1 मिनट रुको, ये करियर ऐप पे भी चल रहा है ना ये बैच। देखो एक बार, अगर हम बात करें, कमेंट्स देखने थे ना, 1 मिनट रुको यार। विजिबल ही नहीं है कमेंट, बहुत बढ़िया। खैर मैं देखती हूँ, एक बार टीम को बोलती हूँ, करियर वाले कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं अभी, जो भी समस्या हो। चलिए देखिए, अब कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर एग्जाम्स में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहां उनका मन करता है तो वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, चाहे वो रीट हो, कई बार यूपी टेट में भी पूछ लेता है, सुपर टेट में भी पूछ सकता है ना। तो अगर हम बात करें, इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि आप एक बार साइकोलॉजी पढ़ें, और मतलब पेडागोजी पढ़ें और उसको खत्म करके रख दें और उसको ही रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कुछ और सोचना ना पड़े, है ना। सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है इसका। देखो अगर कुछ डेफिनेशंस की बात करें, कुछ परिभाषाओं की बात करें, तो वॉटसन का कथन है कि, वॉटसन, जेबी वॉटसन,
यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन, ये वो व्यक्ति हैं जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब ये व्यवहारवाद क्या है, ये कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान के संप्रदाय में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। भाई इनका पूरा ध्यान है व्यवहार पे। हमें बिहेवियर में जो चीज दिखेगी उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता चेतना में क्या है क्या नहीं है। चेतना आपकी दोस्त या आपकी सहेली, आपकी बहन नहीं। चेतना बेसिकली कॉन्शियसनेस है, जिसका मनोविज्ञान में भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है बात। नेक्स्ट है स्किनर, BF स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी बिहेवियर और एक्सपीरियंस का साइंस है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी बिहेवियर और एक्सपीरियंस की साइंस को, है ना। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ऐसा कौन कह रहे हैं? स्किनर कह रहे हैं, ठीक है बात। सुमंत क्या पूछ रहे हो बताओ। फिर है नेक्स्ट मैकडूगल। मैकडूगल कह रहे हैं, ये विलियम मैकडूगल हैं जिन्होंने इंस्टिंक्ट की थ्योरी भी दी है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी जो आपका आचरण है, जैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट में, जैसे आप रहते हैं, और जो आपका बिहेवियर है उसको एज इट इज स्टडी करना ही मनोविज्ञान है। फिर है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या है? मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी जो एनवायरमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, जो भी एनवायरमेंट है जहां पर भी आप हैं, वहां उस कॉन्टेक्स्ट में जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं, इसकी स्टडी है। समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है ये बात या नहीं? होपफुली क्लियर होगी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल क्या कहेंगे इनको? डेफिनेशन कहेंगे, प्योर डेफिनेशन कहेंगे। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब मनोविज्ञान जब धीरे धीरे अलग हुआ 19वीं शताब्दी आते आते, किससे? दर्शन शास्त्र से, या फिर मैं कहूं फिलॉसफी से। तो इसकी प्रयोगशाला या इस पर प्रयोग होने शुरू हुए। किसी भी साइंस में, साइंस कब कहते हैं हम किसी चीज को? जब उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब उसमें प्रयोग हो। तो मनोविज्ञान के भी बहुत सारे प्रयोग होने शुरू हुए अलग अलग जगह पर। बट मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी का जो श्रेय है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहां ओपन हुई, ये बात आपको पता होगी। एक नंबर में इस बार भी एस्टेट में भी कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड। बताओ। सुनील, ये आज 2 सेशन के लिए है, बाकी ये कोर्स वही है, उधर ही है। आपका जैसे चलता है यहाँ लेट्स लर्न पे, वैसे ही चलेगा, टेंशन ना लो, है ना। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कब ओपन हुई? 1879 में। 1879 कहेंगे ना, 1879 के अंदर। कहां? लिप्जिग, जगह का नाम है लिप्जिग। और ये कहां है? जर्मनी में। हिटलर तो याद ही होगा, तो वहीं से याद रख लीजिएगा, जर्मनी में। किसने ओपन किया इसको? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। कुछ नहीं तो सिर्फ विल्हेम वुंट याद रख लीजिएगा, पूरा नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। विल्हेम वुंट। ठीक, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, या मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय विल्हेम वुंट को जाता है, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को, जो कि जिन्होंने कहां पे ये एस्टैब्लिश की? जर्मनी के अंदर, लिप्जिग में। लिप्जिग यूनिवर्सिटी है बेसिकली लिप्जिग में, वहां पर। उस यूनिवर्सिटी का बाद में नाम बदल करके कार्ल मार्क्स के नाम पर कर दिया गया था, वो 19th सेंचुरी में, और आगे की बात है, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषा में हमें याद रखना हो, मनोविज्ञान की, बहुत बढ़िया सोनू कुमार, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। भाई जब प्रयोग होने शुरू हुए होंगे तभी तो इसको साइंस कहा जाएगा ना। तो पहली प्रयोगशाला का जो श्रेय है पूरी दुनिया में, वो 1879 में, 1879 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, मतलब लिप्जिग के अंदर यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में। अब ये लिप्जिग जगह कहाँ है? जर्मनी में। विल्हेम वुंट के द्वारा किया गया, ठीक। तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, लिप्जिग जर्मनी, विल्हेम वुंट, 1879 में। ये फैक्चुअल चीजें हैं। देखो अब यहां बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, और कहानी बनाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ चीजें फैक्चुअल हैं।
अब पेपर तो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा ना चीजें। दीपक कुमार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां लिंक है बैच का। अगर बात की जाए, ये एक बेसिक बात है, सिंपल है। अब बात की जाए भारत में, क्योंकि हम तो इंडिया में रह रहे हैं ना, भारत में पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कब स्थापित हुई होगी बताइए? फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया कब कब एस्टेब्लिश हुई होगी और किसके द्वारा हुई होगी? ये साधना, ये बैच कम से कम 4 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने, 6 तो नहीं चलाएंगे वैसे, 5 महीने में खत्म कर देंगे, क्योंकि डेली क्लास है ना इसकी। देखो एक बार, गलत गलत आंसर दे रहे हो, कोई 1992 कह रहा है, एक दो आंसर सही आए हैं। 1905 तो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करें फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत के विषय में यदि हम बात करें, तो कह सकते हैं कि 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी कब एस्टेब्लिश की गई? तो हम कहेंगे 1916 में। कहां पर? कैलकटा यूनिवर्सिटी में। जब तो कलकत्ता ही था ना, अब तो हम कोलकाता कह रहे हैं। कैलकटा यूनिवर्सिटी में ये ऐसे ही लोगों से मैं दुखी हूं जिनका ध्यान ये है कि कितने लोग लाइव आए हैं। ये तो मेरा ध्यान होना चाहिए, है ना? एक तरीके से करियर या जो भी हॉबी या जो भी आप इसको कहना चाहिए, ये तो मैं परस्यू कर रही हूं। आप लोग क्यों इतने दुखी हैं? कई लोग, और दुखी नहीं है ये, इनका ये जॉब है कि किस चैनल पे कौन कितने लोग लाइव हैं, कहाँ क्या चल रहा है। कहीं ये टीचर अगर आज सीरियस होकर डिस्कशन चल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइव लोग कम आए इसलिए दुखी है। अरे यार पढ़ लो, कुछ नहीं बचेगा इस चक्कर में, है ना? जो मेहनत करता है उसी को चीजें मिलती हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बेवजह की चक्करों में मत पड़ा करो, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। मुझे दुख आपके लिए होता है, अपने लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेहनत करती हूँ और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जो लोग सीरियस हैं उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाया है बैच में। तो बेकार के चक्करों में मत पढ़ो, कुछ कोई अर्थ नहीं है उस चीज का। सिर्फ आपकी लाइफ खराब होगी, आपका टाइम खराब होगा, टीचरों के वकील बन के रह जाओगे और कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। देखो एक बार, 1916 में कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर एन सेन गुप्ता, ठीक, एन सेन गुप्ता, हाँ हिंदी में भी मिलेंगे नोट्स, टेंशन ना लो, नोट्स की बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, प्रॉपर फिलोसफर भी थे, इन्होंने वहां पे साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की, है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने 1916 में पहली प्रयोगशाला भारत में कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश की मनोविज्ञान की। आ जाएगी सीटेट के आंसर की, समय से आएगी ना, बेचैन क्यों हो, 15 तारीख तक आएगी। ठीक, ये बात क्लियर है या नहीं है? बताइए फटाफट से, क्लियर है ये बात? जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमने ये समझ लिया कुछ चीजें हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, स्पेशली कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये टॉपिक देखेंगे, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, क्योंकि बच्चे का ब्रेन से भी रिलेटेड कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछता है ना? ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स DSSB में पूछा हुआ है, ये 2017 के या 16 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भाई ब्रेन इमेजिंग टेक्निक का मतलब है मानसिक चित्रण तकनीक। ब्रेन की इमेजेस लेके या फिर उसको स्टडी करके किन्हीं भी मेथड्स के थ्रू पता लगाना कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऑटिज्म वगैरह जैसी भी प्रॉब्लम इनसे पता लग जाती हैं, किस तरीके से उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो काम कर रही हैं, इन सब का पता लगाना। तो इनमें कुछ 2 टेक्निक्स फेमस हैं। अब ये 2 टेक्निक्स कौन सी हैं? एक है fMRI, MRI तो सभी ने सुना होगा ना, fMRI, और दूसरी चीज है EEG। इनका इस्तेमाल किया जाता है, या ये दोनों जो टेक्निक्स हैं fMRI और EEG, ये ब्रेन की स्टडी, जो ब्रेन में एक्टिविटी चल रही है ना, जो ब्रेन की प्रोसेसेस हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनको रियल टाइम में कि ब्रेन में कौन से हिस्से में ब्लड कितना फ्लो हो रहा है। कई बार जो आप देखते हैं, ये आजकल मेडिटेशन पे बहुत सारी स्टडी होती हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो अलग लेवल की कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं जब वो
उस जोन में एंटर करते हैं। तो इन सब टेक्निक्स के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि जो हमारा ब्रेन है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो रियल टाइम में, वास्तविक टाइम में जब वो चल रही हैं दिमाग में, उनमें चेंजेस क्या हैं। कई बार इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है कुछ कुछ लगा करके, है ना, कई बार कुछ इमेजेस लेकर के उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है बात। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। एफएमआरआई क्या है? एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और फंक्शनल एमआरआई। सिंपल अगर एमआरआई का क्या कहेंगे, फंक्शनल भाई कह सकते हैं। एमआरआई आपको याद है, बस इसमें फंक्शनल जोड़ लीजिएगा। और फंक्शनल एमआरआई या फिर फुल फॉर्म अगर याद रखनी हो तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या है, बेसिकली कैप्चर की जाएंगी इमेजेस को या ब्रेन के हिस्सों को देखा जाएगा। कोई भी एक्टिविटी करते हुए किस ब्रेन के हिस्से में ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वो ब्रेन का हिस्सा यूज हो रहा होगा जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, ऑब्वियस है। तो ये देखने के लिए कौन सा हिस्सा किस लेवल पे इस्तेमाल में है और क्या उसका फिर आगे फायदा हो सकता है। ईईजी, ईईजी एक दूसरी टेक्निक है जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब सेफेल पे, आपकी खोपड़ी पे लगाई जाती है। ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, छोटे छोटे मेटल के टुकड़े लगाए जाएंगे और पता किया जाएगा कि ब्रेन की मेंटल एक्टिविटीज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन 2-2, 3-3 साल के बच्चों को इसके थ्रू जान लिया जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑटिज्म वगैरह तो नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, तो अगर इनको ऐसे हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ये है एफएमआरआई। भाई ब्रेन के जिस यहां पे प्रॉपर इमेज ली जाएगी और पता किया जाएगा किस हिस्से में कौन सा हिस्सा ब्लड फ्लो ज्यादा कर रहा है, दैट मीन्स वो हिस्सा यूज हो रहा है ना। और सेम वे तो मेंटल जो प्रोसेसेस हैं उनको रियल टाइम में स्टडी, जब वो चल रही हो तभी उसको स्टडी किया जाएगा इन टेक्निक्स के थ्रू। तो ये मेंटल जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करने की टेक्निक्स हैं। एफएमआरआई और ईईजी, ये पूछेगा, सिंपल पूछा हुआ है कि एफएमआरआई और ईईजी क्या है, तो आप कहेंगे ब्रेन एक्टिविटीज को स्टडी करने के तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। ठीक, और अगर बात ईईजी की जाए तो वही मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोड्स लगा करके छोटे छोटे देखा जाता है कि ब्रेन की एक्टिविटीज ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। इतने नेगेटिव रहते हैं कई लोग, आज तो मूड ही खराब कर दिया किसी ने, है। ये भी पूछ लिया करो, मैडम तबीयत ठीक है, कहीं परेशानी तो नहीं है, कहीं सर्वाइकल तो नहीं हो गया, रात दिन काम करते हो कुछ परेशानी तो नहीं है, इतना ब्रेक लिया है, कहीं गए थे घूमने, हैं, तबीयत सही है कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है इंसान सीरियस हो तो तबीयत खराब हो। नहीं, कंसर्न लाओ अपने अंदर, इमोशंस लाओ, भावनाएं। देखो एक बार, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान को हमने पढ़ लिया। भाई मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं, उसके व्यवहार, उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको अध्ययन करता है। ठीक है, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान की यदि मैं बात करूं तो ये साइकोलॉजी का प्रयोग, क्योंकि इंसान जा रहे हैं ना पढ़ने, बच्चा कोई रोबोट तो है नहीं, बच्चा तो क्या है, एक व्यक्ति। हाँ, पाठ योजना ऑब्वियसली होगा ना, वो पेडागोजी वाला जो यूनिट है उसमें होंगी वो चीजें। वो तो मैंने आपको ओवरऑल छोटे छोटे फॉर्म में या एक आउटलाइन दी है सिलेबस की, उसमें अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी, वो तो अंडरस्टूड है। 5 महीने क्या कराऊंगी मैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ हम यहाँ पे जोक्स क्रैक करेंगे, वो भी करेंगे, बट 5 महीने तक या 4 महीने तक अगर आपका बैच चलेगा तो दैट मीन्स कि काम होगा, भारी काम होगा। और डेली क्लास चल रही है जिसमें 4 से 5 दिन आपकी, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे। देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी की यदि बात की जाए यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की, लुकिंग कूल, अरे धन्यवाद, ऐसी तारीफ की जरूरत थी हमें हरदीप, वैसे ही एनर्जी की कमी थी। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में अब सिंपल बात है, बिल्कुल मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन कर रहा था, मेंटल प्रोसेसेस का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके व्यवहार का। अब उस मनोविज्ञान को आपने शिक्षा में यूज कर लिया कि आप बच्चे को अच्छे से जान पाओ, उसके लिए अच्छी प्लानिंग कर पाओ, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये जान पाओ, उसके लिए अच्छे से अच्छा प्लान कर पाओ। मतलब मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में करके जो भी मेथड्स हैं मनोविज्ञान के, जो भी टेक्निक्स हैं, उनको एजुकेशन में यूज कर लो, ताकि जो मनोविज्ञान की जो थियोरीज हैं, जो हमने चीजें पता लगाई मनुष्य के बारे में, मन के बारे में, उनको प्रयोग किया जा सके कक्षा में बच्चे का और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। ठीक, या उसको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं एजुकेशन में, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको सॉल्व करने में। ठीक, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी पे बात कल करेंगे जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात चल रही होगी। वैसे अगर हम बात करें तो कई लोग वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कह देते हैं। ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये सब्जेक्टिव है। कई लोग एरिस्टोटल को भी कह देते हैं। मॉडर्न फादर की बात करें तो विलियम जेम्स को कहा जाता है।
जनरली अगर आपको एक सिंगल याद रखना हो तो वुंट को आप याद रख सकते हैं। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एसी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है हमारे रूम में, क्योंकि अब काम नहीं चलेगा, इतनी सारी लाइट्स हैं, बहुत गर्मी हो चुकी है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम, जो साइकोलॉजी के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब साइकोलॉजी के मेथड्स, टेक्निक, वेज एंड मीन्स का इस्तेमाल हम क्लासरूम में बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, ताकि उसके व्यवहार में एकशिक परिवर्तन लाया जा सके, उसको और बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। सिंपल बात है, इसमें कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दो। एक मिनट रुक जाओ यार, ये आज ऐप वाले कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, तो जो लोग बेचारे इतने दिन से बैच लेके बैठे हैं उनके कमेंट्स ही नहीं देख पा रही हूँ मैं। यार कोई बात नहीं, परसों से सिर्फ वहीं चलेगा। रुको एक बार। देखिए, यूट्यूब पर 2 दिन चलेगी, आज और कल। देखिए, अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के नियम, जो साइकोलॉजी के नियम, जो साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, जो साइकोलॉजी के मेथड्स, टेक्निक्स बने हैं इतने टाइम में, उन सिद्धांतों का, उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल शैक्षिक वातावरण में स्कूल के अंदर बच्चे पर किया जाए। क्यों? ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े, ताकि उसका ध्यान ज्यादा लग सके, ताकि उसके अंदर की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझा जा सके, ताकि उसको और उसके मन को समझा जा सके। तभी तो हम कंप्लीट बच्चों को समझ पाएंगे, तभी तो हम ये समझ पाएंगे उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसको किस तरफ ले जाया जाए, कैसे कुछ चीजों को कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दीजिए। हाँ, ये उत्तराखंड सहायक अध्यापक के लिए अच्छा है। टाइपिंग स्पीड आपकी कौन सी टाइपिंग स्पीड? अच्छा अच्छा, मजाक उड़ाते हो हैं? हमने क्या बचपन में फोन यूज नहीं किया? बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड है हमारी फोन की। टेंशन मत लीजिए, ऑलवेज बी हैप्पी, अश्विनी कह रहे हैं। हाँ यार अश्विनी, बट थोड़ा सा तबीयत ढीली है, ऊपर से तबीयत ढीली होती है तो आप वैसे भी कमजोर होते हैं ना मन से, तो कई लोग मजे लेने आ जाते हैं, फिर क्या करें इंसान, गुस्सा तो आ ही सकता है, इमोशंस तो सभी के अंदर है। देखो एक बार, जेम्स ड्रेवर, कुछ कुछ लोगों की परिभाषाएं हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में जेम्स ड्रेवर का क्या कहना है, ये देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, अगर बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की, 1 मिनट कमेंट्स देखने दो। रात को चलेगी क्लास आपकी? क्यों नहीं चलेगी भाई? जेम्स ड्रेवर, यानी जेम्स ड्रेवर का कथन है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है उसकी वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही, भाई शिक्षा में, एजुकेशन में क्या नई खोज हुई है, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्या नई रिसर्च चल रही है ना, ये सारी जो चीजें हैं, अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, शिक्षा की, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, है ना, क्या नई रिसर्चेस चल रही हैं। ठीक है, आज केवीएस गाइडेंस वाली सीरीज की भी क्लास है आपकी एक। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी नई खोज हुई हैं, जो भी प्रयोगों के साथ खोज हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कैसे डील किया जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से, इन सब पे बात करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है बात? कोई समस्या परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बता दो। अब अगर बात की जाए मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की, यानी मनोविज्ञान की विधियों की, अब ये इंपॉर्टेंट है, 1 आध नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशल वीडियो बना देंगे रीड के लिए। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की विधियां, मनोविज्ञान की विधियां, कुछ मेथड्स हैं साइकोलॉजी के, नो इश्यूज, या कहें तो नो डाउट कि मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू चीजों को, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, समझा जाता है। तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की यदि बात की जाए तो जनरली 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि, और दूसरी है एक्सपोजिशन मेथड्स यानी विवरणात्मक विधियां। अवलोकन में बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऑब्जर्व किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा,
इससे रिलेटेड कुछ विधियां हैं और कुछ जिनमें विवरण किया जाए किसी एक अनुभव का, वो वाली विधियां हैं। समझ लेते हैं इनको एक एक करके। ऑब्जर्वेशन मेथड्स या अवलोकन विधि के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। कई बार ये फैक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, फैक्ट में पूछ लेगा कौन सी विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि है या शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आत्मनिरीक्षण विधि बहुत फेमस है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। तो आत्मनिरीक्षण विधि यानी व्यक्ति क्या है, खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करे, खुद के ही बारे में जाने। ठीक, ये सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि मुझे कैसा फील हो रहा है ये मुझे पता है सिर्फ, है ना, किसी और को कैसे पता होगा। फिर है अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसकी बात जो जॉन ब्रॉडस वॉटसन है वो करते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, व्यक्ति के व्यवहार को सिंपल पता लग जाएगा क्या समस्या है। फिर है प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंट करने का मौका। इस पे विल्हेम वुंट बात करते हैं। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि यानी फील्ड स्टडी, कहीं लेकर के जाओ, घुमाने चले गए, कहीं किसी एक विजिट पे चले गए, कोई एक प्लांट था वहां ले गए, अब वो वहां जाकर के देखेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में सीखी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक्सपोजिशन मेथड्स यानी विवरणात्मक विधियां। विवरणात्मक विधियां कई सारी हैं, नाम आपको पता होंगे तो बहुत अच्छा होगा। आई अंडरस्टैंड अर्चना, एक बार पुराने सेशंस देखो, रिवीजन में मैं करा दूंगी, टेंशन ना लो। देखो, अगर मैं बात करूं, एक टाइम के बाद एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो मुझे लगता है जितना मैंने डिस्कस किया है, अभी भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे चीजें नहीं चलेंगी, उतना पॉसिबल नहीं है आसानी से। देखो एक बार, केस हिस्ट्री मेथड यानी व्यक्तिवृक्क विधि। केस स्टडी या केस हिस्ट्री, ये आपकी टीचिंग ट्रेनिंग में भी करवाई होगी, इंपॉर्टेंट है। केस हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली एक व्यक्ति के बचपन से लेकर के उसके माँ बाप या उसके आसपास या उसको क्या परेशानियां हैं, ऑलमोस्ट उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाला जाता है, उसकी टेंडेंसीज से लेके, उसकी कमियों से लेके, उसकी अच्छाइयों तक सब कुछ पता लगाया जाता है केस स्टडी में। ठीक, तो ये तरीका है बच्चे को स्टडी करने का। दूसरा है सर्वे मेथड, घर घर जाके सर्वे नहीं होते हैं जनगणना टाइप्स, वो भी बात सही है। दीक्षा, ये 799 का है कोर्स। कंपैरेटिव मेथड यानी व्यवहार का, जानवरों के व्यवहार से इंसानों के व्यवहार को कंपेयर करके देख रहे हैं। साइको एनालिटिक मेथड होते हैं ये मन का विश्लेषण, जिससे सिगमंड फ्रॉइड जुड़े हुए हैं, इस पे बात कल करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। साइको फिजिकल मेथड्स, ऐसे मेथड्स जो मन और व्यवहार दोनों को स्टडी कर रहे हैं। इंटरव्यू मेथड, जेनेटिक मेथड जिसमें क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडिनल मेथड आता है। फिर है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि के बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी है मानसिक रूप से तो उसको जानना, उसका निदान करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये क्लिनिकल मेथड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक हिस्सा भी है, एक भाग भी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं इन मेथड्स की, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। कई बार ये याद रखने के लिए, फैक्ट में एक नंबर में भी पूछ लेता है कई बार, तो ये याद रखने के लिए ये चार्ट आपको मदद कर सकता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स और दूसरी तरफ है आपके एक्सपोजिटरी या वर्णनात्मक या विवरणात्मक विधियां। यहाँ इंट्रोस्पेक्शन है, व्यक्ति स्वयं बैठ करके देखे उसके मन में क्या चल रहा है, इस पे बात विल्हेम वुंट करते हैं, है ना। और एक मिनट रुको, बीस जनवरी 2022 जा चुका है वो तो, फरवरी में आएगा ना फिर। दैट्स ओके, बट मतलब काफी टाइम हो चुका है, मतलब क्या गद्दे डाल के सोना पड़ रहा है, बेड आप भेजेंगे कब। बहुत बेकार सर्विस है आपकी, बहुत बेकार सर्विस है, ये कैंसिल करेंगे। चलो इसको अभी मैं करती हूँ बात आपसे थोड़ी देर में। आवाज आ रही है या नहीं, आनी तो चाहिए। देखो, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, कुछ नहीं यार, बताएंगे कभी। देखो,
अगर बात की जाए इंट्रोस्पेक्शन मेथड की यानी आत्मनिरीक्षण विधि की, तो इस पर चर्चा हमने की, अभी करेंगे और आगे, है ना। अवलोकन विधि, एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखने के लिए है ये पूरा चार्ट, ये अलग अलग हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। ये आपके याद रखने के लिए फ्लो चार्ट के रूप में आपको काम आएगा, मेंटल मैप बनाने के काम आएगा, ठीक है। यार आवाज आ रही होगी अब तो, बहाने मत बनाओ, ठीक। ग्रेट। स्पेशल क्लास भी है, 5 बजे है। चलो आगे बढ़ें। देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की यदि हम बात करें, ग्रेट। देखो, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि की यदि बात करें, तो इसके जनक किसको कहेंगे? जनरली तो ईबी टिचनर को नाम दिया जाता है, बट इसकी जो शुरुआत थी वो विल्हेम वुंट ने की थी। ईबी टिचनर जो हैं, ये एडवर्ड ब्रॉड टिचनर आई थिंक इनका नाम है, इन्होंने इसको नाम दिया है, इन्होंने इस पे काम किया है। कैंसिल कर दो बैड, बेकार सर्विस यार, कोई बात नहीं यार, अब मजे तो मैंने ले ही लिए हैं। मैं तो इतने में खुश हो जाती हूँ। वो कह रहा था 20 जनवरी को आएगा, मैंने कहा कब, 2022 में? कह रहा नहीं 21 में, मैंने कहा अब तो जा चुकी है, तो कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो एक बार आ जाने दो, 2 बार कैंसिल हो चुका है। देखो, अगर बात की जाए प्रोपाउंडेड बाय ईबी टिचनर, ईबी टिचनर ने इसको प्रोपाउंड किया, ईबी टिचनर इसके जनक कहे जाएंगे। और ईबी टिचनर प्रभावित थे या शिष्य थे किसके? विल्हेम वुंट के। बहुत ध्यान भटकता है आप लोगों के इतने कमेंट देख के। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी स्व अवलोकन विधि है ये, खुद को ही ऑब्जर्व करेगा व्यक्ति, खुद में ही देख करके मेरे व्यवहार में आजकल क्या चल रहा है, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, कैसा मुझे फील होता है, अंतर्दर्शन कहेंगे इसको। अरे यार एक बैड मंगाया था, आप लोगों को कहाँ से पता लग गया? बीच में दिक्कत हुई है क्या? कोई बात नहीं, आ जाओ, वापस आ जाओ, पढ़ने आ जाओ। देखो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी व्यक्ति खुद को ही ऑब्जर्व करेगा, यहां खुद को ही एनालाइज करेगा, खुद के ही बारे में जानेगा, ठीक। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली सब्जेक्टिव है, इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं कहेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपके लिए आपका अलग हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इस मेथड में, क्योंकि हो सकता है आपने, किसी ने कहा, किसी साइकोलॉजिस्ट ने, भाई ठीक है मुझे बताओ आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया, और आपका जो मन किया आपने परिवर्तित करके बता दिया, आपको फील कुछ हुआ आपने बता कुछ दिया, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक। सब्जेक्ट यानी जो प्रयोज्य है, जो व्यक्ति है जिसपे ये प्रयोग हो रहा है, और जो इन्वेस्टिगेटर है, जो प्रयोग करता है और जिस पर प्रयोग हो रहा है, वो एक ही व्यक्ति है। भाई इंट्रोस्पेक्शन मुझे करना है अपना, और इन्वेस्टिगेटर भी मैं ही हूं, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, कैसा मैं सोच रही हूं आजकल। इन्वेस्टिगेटर भी सेम है और सब्जेक्ट भी सेम है, तो सेम पर्सन है यहाँ इन्वेस्टिगेटर और सेम पर्सन है यहाँ सब्जेक्ट, ठीक। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पुरानी विधि आप इसको कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि को, ठीक, सबसे पुरानी विधि कह सकते हैं। जी संजय कुमार, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकनात्मक विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड सिंपल है, इसमें ऑब्जर्वेशन की जाएगी, जो भी सामने दिख पा रहा होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। बहुत बढ़िया सूरज कुमार राठौर। अवलोकन विधि प्रोपाउंडेड बाय वॉटसन, जेबी वॉटसन की यदि हम बात करें, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, वो कहते हैं जो भी है व्यवहार ही है, जो भी अगर व्यक्ति को जानना है तो आप उसके व्यवहार का अध्ययन करो, बिहेवियर की स्टडी करो। तो जो वॉटसन है वो कहेंगे ऑब्जर्व कर लो ना व्यवहार को, ऑब्जर्वेबल है, जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल है, ठीक। हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट्स कांट बी कंडक्टेड, कहां हेल्पफुल है? हर जगह एक्सपेरिमेंट हो जरूरी तो नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करके ही देख पाओ हर चीज, कई बार आपको जस्ट ऑब्जर्व करना होगा, है ना। ऑब्जर्वेशन भी 2 तरह की हो सकती है, एक हो सकती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जब बच्चा कुछ कर रहा हो आप उसको प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं कुछ भी करते हुए, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बच्चों को पता भी नहीं है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्राकृतिक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है? आपका एक उद्देश्य है कि आपने कोई टास्क दिया है बच्चे को, कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, वो उसको कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या आपका कोई उद्देश्य पहले से निर्धारित है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन मेथड की, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है,
ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि की यदि बात की जाए तो सिंपल, आप नाम से समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा यहां। और एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू हुए अगर हम बात करें, विल्हेम वुंट ने पहली ही प्रयोगशाला स्थापित की कहां? लिप्जिग, जर्मनी में। लिप्जिग, जर्मनी में 1879 के अंदर। अब ये प्रयोगशाला स्थापित हुई है तो गाने गाने के लिए तो नहीं हुई होगी, है ना, या जोक मारने के लिए नहीं हुई होगी, एक्सपेरिमेंट्स के लिए हुई होगी। जोक्स पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे यहाँ, है ना, तो प्रयोग हो रहे होंगे प्रयोगशाला में और एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है विल्हेम वुंट को। ये छोटे ऊ की मात्रा कर लेना इसको। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये विल्हेम वुंट ने इस मेथड को प्रतिपादित किया, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यह व्यवहार का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव मेथड है व्यवहार को पढ़ने का, समझने का, जानने का। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऐसा स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तो इसका क्या व्यवहार रहेगा, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट सिंपल ही ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट होंगे ही साइंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टेप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ जो बाद में इन्वेंट किए गए। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कुछ स्टेप्स हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। जब इसके नोट्स मिलेंगे तो ये बाइलिंगुअल होगा, टेंशन ना लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नोट्स मिलेंगे हफ्ते में एक साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान। समस्या की पहचान, भाई एक्सपेरिमेंट करो, कोई समस्या तो होगी, तो समस्या को पहचानोगे पहले समस्या की पहचान। ठीक, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना आप फॉर्मुलेट करोगे कि इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। इस चीज को आप हाइपोथेसाइज करोगे, अपने दिमाग में इमेजिन करोगे कुछ लॉजिक के बेसिस पे। जी किट्टू यादव। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी आप एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करेंगे कि भाई एक्सपेरिमेंट होना क्या है, आखिर जो सॉल्यूशन आपने सोचा है कि एक्सपेरिमेंट करके मिलेगा वो होना क्या है। फिर है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, अब जो आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, अब आप उसको टेस्ट भी तो करके देखोगे सफल हो पाया कि नहीं हो पाया। फिर है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट को एनालाइज करोगे, जो रिजल्ट निकला उससे कि क्या है ये, मतलब रिजल्ट से आपको पता लगेगा ये जितनी भी प्रोसेस आपने की उसको एनालाइज करोगे, कहाँ गलती थी, कैसे सही किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन निकला, सफल हुए नहीं हुए, एनालाइज करोगे। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट्स, फाइनल है कि आप इंटरप्रेट करते हो कि इससे मतलब क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला पूरे प्रयोग का। देखो मोहम्मद राजा, बहुत बढ़िया। देखो तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं, इनको, ये फैक्चुअल हैं, बिल्कुल याद रखने योग्य हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जाएगा तब जाकर के रह पाएंगे दिमाग में, है ना, बिल्कुल फैक्चुअल हैं। केस हिस्ट्री मेथड बड़ा फेमस है, केस हिस्ट्री, केस स्टडी भी कह देते हैं हम इसको, केस स्टडी भी कह देते हैं अगर देख पा रहे होगे तो। ठीक है बात या नहीं? सीटेट का करा देंगे, अभी आने तो दो सीटेट को थोड़ा। केस स्टडी या फिर केस हिस्ट्री, व्यक्ति वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि कहा जाता है इसको। फ्रेडरिक ले प्ले ने दिया था 1900s में। ठीक, फ्रेडरिक ले प्ले ने केस हिस्ट्री मेथड, केस स्टडी मेथड, जिसमें क्या है, या तो आप किसी व्यक्ति यानी किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या फिर किसी एक इवेंट का गहन विश्लेषण करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पूरा उसकी हिस्ट्री बचपन से लेकर के और पूरा क्या उसका पिछले 5 साल में व्यवहार रहा, कहाँ से वो आया, बचपन कहाँ गुजरा, कैसे चीजें हुई, ये सारी चीजें होंगी। उसके व्यवहार में क्या समस्याएं हैं, उसको कोई बीमारियां हैं कि नहीं है, ये सब जानेंगे। कुछ घटनाएं घटी हैं तो उस पर गहन अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा, एकदम सीआईडी की तरह। कुछ ग्रुप्स पे भी ये काम हो सकता है। फिर है यह व्यक्तिगत साक्षात्कार, भाई यहाँ इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी लिए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सामने सामने व्यक्ति को। अभिलेखीय रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं एक व्यक्ति के किसी एक
काल में या किसी एक समय के दौरान क्या क्या उसकी एक्टिविटीज रही, या कुछ भी अगर प्रॉब्लमेटिक है, कोई भी विशेष बातें अगर हैं तो वो लिखी जाएंगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। ये वैसे जो टॉपिक है ये सीसीई में आएगा आपका। तो इन सभी तकनीकों का प्रयोग या समायोजित करती है व्यक्तिवृत्त विधि या केस स्टडी मेथड अपने अंदर, कि चाहे इंटरव्यू लेना पड़े, चाहे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी पड़े, चाहे एनेक्डोटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करें, चाहे व्यक्ति को, चाहे समूह को, चाहे घटना को, इन सबको स्टडी किया जा सके। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने को कह रहा है कोई, पहली बार आज अब दिख रहा है डाउट, इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है अब जाकर के डाउट आया है। वो करियर वाले तो आज कमेंट्स ही नहीं चल रहे, नहीं तो कल से उनको करेंगे डिस्कशन, कोई बात नहीं, डेली मिल रहे हैं हम लोग तो। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, शायद टीम ने ठीक किया है। हाँ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैम ये क्लास किस एग्ज़ाम के लिए है? अरे यार सभी एग्ज़ाम्स के लिए बताया तो था। नोटिफिकेशन 4:47 PM में आया है, कोई बात नहीं, कल से 3 बजे रेडी रहिएगा, है ना, मंडे टू फ्राइडे कल से 3 बजे मैं भी आपको टाइम पे मिलूंगी। और कल भी यूट्यूब पर सेशन होगा, फिर तो बिल्कुल इसको सीरियस ले लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा अगर 2-3 जगह सेशन एक साथ चलेगा तो। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, रीट में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल 100% हेल्प करेगा रीट में। ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, 1 साल तक रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी। और बताओ, अल्लाह आपका ध्यान रखे। अच्छा थैंक यू सो मच यार। देखो एक बार, देखो तो बेसिकली केस हिस्ट्री मेथड फ्रेडरिक लेप्ले ने दिया। इसमें किसी व्यक्ति, समूह, घटना का गहन अध्ययन कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके, उसका इंटरव्यू लेके, उसके बारे में जान करके, है ना। जैसे आपने वो मूवी भी देखी होगी, कौन सी आई थी ये, संजू, तो उसमें चल रहा है एक लेडी आ रही है बाहर से, वो जो पत्रकार थी वो प्रॉपर इंटरव्यू ले रही है, उस पूरी केस हिस्ट्री बनाना चाह रही है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि केस हिस्ट्री क्या है। बाकी इसमें प्रॉपर फाइल बनती है, बच्चे का फोटो वगैरह लगता है। सर्वे मेथड सिंपल है, जैसे जनगणना हो रही हो आपके यहाँ, लोग आते हैं ना पता करने, अरे कितने, गांव में भी स्पेशली आते हैं, कितने आपके घर में क्या क्या है, फ्रिज है, क्या सुविधाएं हैं, सरकार डेटा लेना चाह रही है सर्वे करा करके कि क्या स्थिति है, ठीक, कितने लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, कितने लोग 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। तो क्वेश्चन पूछ पूछ करके डेटा इकट्ठा करना ही सर्वे मेथड है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। क्वेश्चनेयर यानी कई क्वेश्चंस का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया घर में कितने मेंबर हैं, 18 साल से कम के कितने हैं, 5 साल से कम के कितने हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ये क्या है, क्वेश्चनेयर हो गया। इतने क्वेश्चंस प्लान कर लिए जाते हैं, प्रश्नावली बना दी जाती है, प्रश्नावली, ठीक। फिर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है भाई, अच्छा घर में टीवी है, हाँ, नहीं है तो कट, ठीक, तो ये चेकलिस्ट हो गई। चेकलिस्ट में या रेटिंग स्केल में ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिंग स्केल, भाई ओवरऑल आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग आप देना चाहेंगे किसी को। इन्वेंट्री होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस का पूरा बल्क को इन्वेंट्री कहते हैं एक तरीके से, पूरा बल्क होगा क्वेश्चंस का, जिसको हम इन्वेंट्री कह रहे हैं। तो सर्वे मेथड में इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्षेत्र अध्ययन विधि, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को शामिल किया है। जो फील्ड स्टडी था, मैंने अभी बताया, आप कहीं बच्चे को ले गए, किसी प्लांट में ले गए और वहां उसको पूरा जानकारी दे रहे हो उस सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक। किसी साइंस म्यूजियम में ले गए, वहां उसको पूरा आप स्टडी करा रहे हो, घूम घूम करके वो देख रहा है, नोट भी कर रहा है डिटेल्स जहां जरूरत है, तो वो फील्ड स्टडी का पार्ट है। आसान है फील्ड स्टडी में, सच कुछ अलग से है नहीं। डेवलपमेंटल मेथड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंटल मेथड या इसको जेनेटिक मेथड भी कह देते हैं, विकासात्मक विधि या आनुवांशिक विधि। भाई हम ये जानते हैं जो व्यक्ति का बहुत हद तक व्यवहार है वो उसके पुराने एक्सपीरियंसेस पे, उसके जो पुराने अनुभव हैं उस पर बेस्ड है, या उसकी हेरिडिटी से प्रभावित है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही क्या है, इंटरैक्शन है, ठीक। 2-4 दिन रहेंगे अभी, एडमिशन ओपन शायद हो सकता है हफ्ते भर भी रहे, देखो, या पूरी फरवरी रह जाए, मतलब आई डू नॉट नो। देखो एक बार, नेक्स्ट है क्रॉस, इसमें 2 मेथड आते हैं डेवलपमेंटल मेथड में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, एक ग्रुप है पूरा, एक ग्रुप है पूरा, अलग अलग इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक टाइम पे स्टडी किया जाएगा। ग्रुप में 5 बच्चे हैं, 5 को स्टडी किया जा रहा है, ठीक। 5 अलग अलग एज के भी हो सकते हैं, ठीक। और अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पे स्टडी किया जाएगा। जैसे क्रॉस सेक्शनल का मतलब है अलग अलग सेक्शन में, हिमांशी भी इन्वॉल्व है, वर्षा भी इन्वॉल्व है, सोनिया भी इन्वॉल्व है, पल्लवी भी इन्वॉल्व है, ग्रुप बना हुआ है,
अलग अलग एज के हैं, अलग अलग जेंडर के हैं और स्टडी हो रही है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या है, एक व्यक्ति है जिसकी जन्म से लेकर के जन्म के समय स्टडी हुई, 5 साल बाद फिर देखा अब क्या व्यवहार है इसका, फिर अगले 5 साल बाद देखा अब कैसा व्यवहार है, फिर अगले 10 साल बाद देखा, मतलब एक ही व्यक्ति। लॉन्गिट्यूड का मतलब, ये लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये लंबवत, मतलब यहां से शुरू हुआ फिर 5 साल बाद भी, फिर 6 साल बाद भी, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल उसकी मृत्यु तक ऑलमोस्ट। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, क्रॉस सेक्शनल है, ये ग्रुप भी ये ग्रुप भी अलग अलग बच्चों में, लॉन्गिट्यूडनल है एक इंडिविजुअल में। बिल्कुल उपयोगी है मुकेश कालिया। क्लियर हुई ये बात या नहीं? इस बात को बता दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर ना हुई हो तो डाउट पूछो। गौरव सिंह कौन सा 2 नंबर? अच्छा अच्छा, ये इसमें ठीक है, समझाती हूँ समझाती हूँ। देखो एक बार, ओ गॉड, कोर्स जल्दी करवा दो यार, जल्दी करेंगे तो फिर वही है, फिर तो रीट का बैच चल ही रहा है, उसमें ले लो, जल्दी हो जाएगा, उसमें सिलेबस खत्म। बट ये अपने आप में डीप बैच है ना, इसको अगर मैं फिर जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, मुझे ही मजा नहीं आएगा, फिर तो मैं ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा फिर, है ना। 4 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे। डेवलपमेंटल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड यानी विकासात्मक विधि, इसमें 2 चीजें थी। एक था क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी एक 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, अलग अलग समूहों पे, अलग अलग ग्रुप पर स्टडी होगी क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडिनल है एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पे, एक ही इंडिविजुअल को अलग अलग एज में, सेम इंडिविजुअल को अलग अलग एज में, अलग अलग स्टेज में स्टडी करना लॉन्गिट्यूडिनल है। एक ही जो डेटा है, जो सैंपल है वो सेम है, बस समय अलग अलग है, कुछ कुछ साल के दौरान आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात या नहीं हुई? बताओ कोई समस्या, कोई दर्द हो तो। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पे, या एक ही सैंपल का, या अगर सेम सैंपल हैं, 4-5 लोग भी हो सकते हैं, उन्हीं का सेम समय पे, मतलब अलग अलग समय पे, भाई 5 बच्चे थे, उनका जन्म हुआ, 5 बच्चों को आप जन्म के बाद से 5 साल तक भी स्टडी कर रहे हैं, 20 साल की उम्र में देख रहे हैं, फिर 25 में देख रहे हैं, फिर शादी हो गई तो क्या हुआ वो देख रहे हैं, वो है लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन जब बच्चे बदलते रहे, ये वाले बच्चे को भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो वाले को भी स्टडी कर रहे हैं, 4-5 ग्रुप हैं, तो फिर वो क्रॉस सेक्शनल है, क्योंकि सेक्शन चेंज हो गया, सेक्शनल सेक्शन जो है वो चेंज हो गया। क्लिनिकल मेथड की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल मेथड है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि क्या है? क्लिनिकल मेथड बेसिकली, इसको विटमर ने, लाइटनर विटमर ने प्रोपाउंड किया था इस मेथड को, है ना। और स्टडी क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चे को अलग, देखो साइकोलॉजी के कुछ मेथड पढ़ने हैं ना आपको, तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि साइकोलॉजी में इस तरीके की चीजें होती हैं कि अलग अलग, अगर पता कैसे लगेगा कि हमारी जनरेशन में ये जो हम इंटेलिजेंस में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं कि पिछले 10 साल में आईक्यू बढ़ रहा है जनरेशन के अकॉर्डिंग, कैसे पता लग रहा है? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल, इन सब मेथड्स का इस्तेमाल करके स्टडी हुई होगी मनोविज्ञान में। अगर नहीं पता लगेगा तो आप बच्चे के बारे में जान ही नहीं पाएंगे स्कूल में, इसलिए करते हैं इनकी स्टडी। ठीक, तो मानसिक बीमारी हो, यदि किसी को असामान्य व्यवहार हो, अजीब सा एबनॉर्मल बिहेवियर किसी का हो, कोई किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, इन सब से रिलेटेड, इनके उपचार से रिलेटेड, इनके जानने से रिलेटेड, इनके डायग्नोसिस से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं क्लिनिकल मेथड में। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक हिस्सा कह सकते हैं। यहाँ पे पूरा देखा जाता है कि यदि प्रॉब्लम है किसी को भी, कुछ भी, चाहे उसके व्यवहार में है, मानसिक बीमारी है, तनाव है, इन सबको स्टडी किया जाएगा कहां पर? क्लिनिकल मेथड में। तो ये थे आपके कुछ मेथड्स। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, कल की थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि एक स्टोरी टाइप रहेगा। देखो जब नई चीजें हमारे सामने आती है ना, तो हमें थोड़े हमें आंसू आते ही हैं, और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, बाकी ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ते रहेंगे, डेली मिलना है। बेसिकली डिसिप्लिन रखना है इस बैच में आपको, कि डेली का काम डेली हो पाए, नोट्स बना पाए आप, और रिवाइज कर पाए। वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें रिवीजन कर पाए, है ना। ठीक, ये बात सही है या नहीं? अब जहां जिसका जो डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मनोविज्ञान की विधियां हैं कुछ जो कि आप देख ही पा रहे हैं, अवलोकनात्मक विधियां, ये सब हम कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिक, स्टैटिस्टिकल, ये सब को हमने स्टडी किया है। इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और 9 बजे 9:30 भी मिलेंगे, और अभी एक स्पेशल क्लास भी है, उसमें भी मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बाकी यहाँ हम डेली मिलेंगे करियर विल ऐप पर। कल एक और सेशन 3 बजे यूट्यूब पर होगा, बाकी फिर करियर विल ऐप पर ही चलेंगे। ठीक है।
ये बात क्लियर है या नहीं? नोट मिलेंगे, डेली भी मिल जाएंगे, अभी कुछ टाइम रुक जाओ फिर। या कोशिश तो यही है कि या तो एक हफ्ते पहले दे दिए जाएं या एक हफ्ते बाद दिए जाएं, है ना। मिल जाएंगे। और वर्कशीट भी, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कल के सेशन में मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी इससे रिलेटेड। बेसिकली कल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगर जो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हुए उनको भी करेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस सेशन वाले दिन कर लेंगे, है ना। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, थोड़ा अलग फॉर्मेट में है जो चीजें हैं, अभी प्रिपेयर हो रही हैं, नोट्स नोट्स जो हैं चल रहे हैं आपके। कॉपी पर नोट कर सकते हैं, बिल्कुल करो, दोबारा देखो, एक वीडियो को 2 बार देखो, बिल्कुल देखो। और इसमें कौन सा ऐड आ रहे हैं? ठीक है। बिल्कुल कोशिश ये है कि आप एक ही बार में डिस्कशन करें, एक ही बार पढ़ें अब पेडागोजी को फाइनल, और उसी को रिवीजन कर करके प्रैक्टिस करते रहें नए नए क्वेश्चंस की। ये 4 से 5 महीने में आपको ऐसा बना दिया जाए कि आपका पेपर पेडागोजी या साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से ना रुके। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है या नहीं? होपफुली क्लियर होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम बात करेंगे कल। ठीक है बात? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सेशन आपको पसंद आया हो तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो बैच भी ले सकते हैं। ये बैच का जो बेसिकली लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहीं यूट्यूब पे, तो चेक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। ये डिटेल्स हैं इसकी। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया।